अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, साल की जो हज पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं हज कमेटी के द्वारा। हज कमेटी ने कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं, तो इन सब चीजों के साथ ही हज कमेटी ने इस बार एक बड़ा चेंज किया हुआ है अकोमोडेशन के लेकर, रिहाइश को लेकर। कई सालों से जो है कि हाजी ये कंप्लेन करते आते थे कि पर्दे का माकूल इंतजाम नहीं है, पर्दे का इंतजाम नहीं है। हज कमेटी अलग अलग लोगों को जो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है, महरम नहीं है, उन लोगों को एक रूम में जो है कि रख देती थी, क्योंकि रूम जो है कि 4 से लेके 10 जो है कि पर्सन वाले रूम होते हैं, बेड वाले रूम होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रूम्स वहाँ होते हैं वो बिल्डिंगों में वो 4 बेड से लेके 10 बेड तक होते हैं। तो एक फैमिली अगर 2 लोगों की गई हुई है, मियाँ बीवी, इसी तरह से दूसरी फैमिली 2 या 3 लोगों के लिए गई हुई है, तो उन सबको मिक्स करके 2 या 3 फैमिलीज को मिक्स करके एक रूम में दिया जाता था। तो उससे बहुत बड़ा तकलीफ पर्दे का होता था, महरम ना महरम वाला प्रॉब्लम होती थी। इसलिए कई सालों से इंडियन हाजी जो है ये कंप्लेन हज कमेटी को कर रहे थे कि पर्दे का कुछ इंतजाम किया जाए। हालांकि हाजियों की ट्रेनिंग में बता दिया जाता था कि आप अपनी औरतों को अलहदा करने के लिए अपने रूम में, आप जितने लोग भी रूम में जा रहे हैं, एक रूम में जो फैमिली, वो औरतों को एक तरफ करके अपना खुद का बेडशीट वगैरह बांध के एक पर्दा बना ले गए, और लोग करते भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी 40-45 दिन एक साथ रहने से धीरे धीरे एक बॉन्डिंग हो जाती है, कि लगाव हो जाता है, लोग एक दूसरे को मतलब एक फैमिली समझने लगते हैं। तो उससे जो है कि एक बेतकल्लुफी पैदा हो जाती थी। तो उससे क्या होता था कि लोग घुल मिल के खुल के बातें एक दूसरे से करने लगते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो कि पर्दे का जो एहतराम होता था, सभी लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं, जो लोग इसका पर्दे का बराबर ख्याल रखते थे, इंडिया में भी रखते हैं, तो वो उसको संभाल लेते थे, वो अपने हिसाब से उसको ध्यान रखते थे। लेकिन बहुत सारे औरतें और आदमी उसके अलावा जो रहते थे, जो नॉर्मल कंडीशन में, तो वो कैसे घुल मिल जाते थे और बेतकल्लुफ हो जाते थे। फिर वो पर्दे वाला मामला खत्म हो जाता था, महरम न महरम वाला, साथ में खाना पीना, साथ में आना जाना, हरम भी साथ में आना जाना, तो वो चीजें जो है कि होती थी। लेकिन गैर महरम के सामने पर्दा करना जरूरी है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती थी, लोग गुनाहगार होते थे, बदनजरी के शिकार होते थे, और भी कुछ नामुनासिब मामलात हो गए, जिसके लिए जो है कि ये कदम हज कमेटी ने अब उठाया है। और ये सऊदी गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है कि आपको औरत और मर्द को अलग अलग रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हज कमेटी का ये कदम बहुत ही काबिल इस्तकबाल है, वेलकम करने योग्य है कि उन्होंने इस बात को अब सुना हुआ है, और इसको किस तरह से किया जाएगा उसका उन्होंने अपनी जो गाइडलाइंस है उसमें दिया हुआ है। जो 21 नंबर का पॉइंट है अकोमोडेशन का, उसमें उन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि एज पर सऊदी रेगुलेशंस जो है कि अब औरत और मर्द को अलग अलग रूम में जो है कि रखा जाएगा, और औरतों के रूम में मर्दों का आना जाना मना होएगा, और मर्दों के रूम में औरतों का आना जाना मना होगा। तो ये जो है कि एक बहुत ही अच्छा कदम है पर्दे के लिहाज से, और बहुत दिनों से इसकी डिमांड हाजी लोग कर रहे थे, और उलमा भी इसके लिए जो है कि फिक्रमंद रहते थे। वो बताते रहते थे कि भी पर्दे का कैसे इंतजाम करना है, पर्दा आपको करना ही करना है। वहां पे जाके आप हज पे जा रहे हो, दीनी काम के लिए जा रहे हो, तो किसी तरीके का गुनाह नहीं होना चाहिए। हर तरीके के गुनाह से आदमी बचे, पाक साफ रहे, ये कोशिश जो है कि की जाती थी। ये जागरूकता उलमा के जरिए और हज ट्रेनर्स के जरिए जो है कि लोगों में पैदा की जाती थी। लेकिन फिर वहां जाने के बाद इंसान है, थोड़ी ही दिनों में जो है कि वो बेतकल्लुफ हो जाते हैं, और फिर ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर वो पर्दे वगैरह का एहतमाम कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि पर्दा करना जरूरी है, और पर्दा नहीं करने से फिर गुनाहगार होते थे, औरतें भी और आदमी भी। तो इस चीज को हज कमेटी ने सुना है, और इस बार इस चीज को गाइडलाइंस में उन्होंने दिया है, और इस पे जो है कि अमल करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी तक का जो हज कमेटी का रवैया उसे ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो है कि वो पर्दे का इंतजाम इंशाअल्लाह करेंगे। तो जो भी कोई नई पॉलिसी आती है, कोई कानून आता है, उसके जो है कि प्रोज भी होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पॉलिसी आई हुई है औरत और मर्द को अलग अलग रूम में रखने का, उसमें भी लोग अभी से जो है कि इसका विरोध करना, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो है कि अपोज भी कर रहे हैं, सब विरोध भी कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट करने का जो रीजन है वो तो क्लियर है, पहले से डिमांड थी, पर्दे का इंतजाम कर लेना चाहिए, पर्दे का इंतजाम हज कमेटी को करना ही चाहिए। तो हज कमेटी जो है कि उसका एक सोल्यूशन लेके आई है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका जो रीजन है, वो रीजन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी। इस चीज को
प्रैक्टिकली करने में व्यवहारिक रूप से क्या ये फिट है। तो इसको ये देखने की जरूरत है कि क्या ये जो अभी हज कमेटी ने जिस तरीके का सोल्यूशन लाया है, जिस तरीके से इसको करने जा रही है, तो क्या वो प्रैक्टिकली फिट है, क्या वो व्यवहारिक रूप से सही है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस पॉलिसी के जरिए हज कमेटी पर्दे के नाम पे फैमिलीज को जो है कि सेपरेट कर रही है। जैसे कि मियाँ बीबी साथ में गए हैं या एक 4 जन की 5 जन की बेटे माँ बाप बहू साथ में गए हुए हैं, तो अब उन फैमिलीज को ही सेपरेट कर दिया जा रहा है पर्दे के नाम पे। तो मर्द हजरात अब एक रूम में रहेंगे और औरतें एक रूम में रहेंगी, तो इससे बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हज कमेटी वहाँ खाना नहीं प्रोवाइड करती है, लॉन्ड्री नहीं प्रोवाइड करती है। तो ये जो बेसिक नीड्स है ये हाजी हज्जन जो है कि साथ में मिलके करते थे, एक दूसरे का हाथ बटाते थे और जो है कि एक साथ में खाना वगैरह खाते थे। तो अब ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे मर्द हजरात जो होते हैं उनको खाना बनाना, चाय बनाना नहीं आता है, गैस चालू करना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ का जो सोसाइटी है इंडिया का, पाकिस्तान का, वो इस तरह से है कि ये घरेलू जो काम होते हैं खाना वगैरह बनाने का, वो औरतों के जिम्मे रहते हैं। तो जब औरतें जो हज्जने रहती थी वो खाना वगैरह अपना बना लेते थे, आदमी जो है बाहर के काम देख लेते थे और उनके साथ में जो है कि हाथ बटा लेते थे। कपड़े वगैरह धोने का जो इसी तरह से काम है, वो सब चीजें हैं। तो अगर हज्जनों का जो है कि पूरा रूम अलग रहेगा और हाजियों का अलग रहेगा, उनके वॉशरूम से अलग रहेंगे, उनके किचन से अलग रहेंगे, तो साथ में उन खाना नहीं बना पाएंगे। फिर या तो खाना नहीं बना पाएंगे या हाजी साहब को जो है कि फिर अलग से अपना खाना बनाना पड़ेगा, हज्जन अपना खाना बनाएगी। तो फिर साथ में बैठने के लिए जगह कहाँ है? अगर वो साथ में बैठेंगे खाना खाने के लिए तो फिर से वो मामला आ ही जाएगा। तो सभी हाजी और हज्जन साथ में बैठ के खाएंगे तो फिर वही, अगर कोई अगर एक हॉल जैसा रूम का इंतजाम हज कमेटी करती है कि साथ में बैठ के खाना वगैरह खाने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, पर्दे का इंतजाम फिर वहाँ नहीं रह जाएगा, हाजी हज्जन सब मिलके बैठ के खाना खाएंगे। तो ये एक बड़ा इशू आने वाला है, ये प्रैक्टिकली फिट नहीं है जब तक कि हज कमेटी खुद खाना और लॉन्ड्री प्रोवाइड नहीं करने लगे। जैसा कि उम्रा वगैरह में लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है कि खाना दिया जाता है, लॉन्ड्री दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आदमी चाहे तो आदमी और औरत अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें उनको जो है कि करके मिल रही है, उनको करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये हज के टाइम पे 40-45 दिन जो है कि खाना अलग अलग बनाना और अलग अलग रहना, उसके अलावा जो है कि फैमिलीज की अपनी दूसरी जो है कि जरूरियात भी होती है। जैसे कि हाजी हज्जन गए हरम उम्रा किया, तवाफ किया, वहां से पैदल चल के आए, तो उसके बाद जो है कि जैसी जरूरत रहती है हाजी हज्जन एक दूसरे का काम आते हैं। जैसे कि हज्जने आज पैर वगैरह की मालिश कर देती है और जो वहाँ पे दवाएं वगैरह जो टाइम टू टाइम खाना खिलाना होता है वो एक दूसरे को लोग याद दिला देते हैं, खा लेते हैं, खिला देते हैं। इसी तरीके से दूसरे दिन का जो प्लानिंग होता है कि कल किस तरह से अपने को जो है कि हरम जाना है, उम्रा करना है, जियारत के लिए जाना है, तवाफ करना है, ये सारी चीजों का प्लानिंग जब साथ में सोते थे, साथ में बैठते थे, उठते थे, एक रूम में रहते थे, तो ये प्लानिंग हो जाती थी। लेकिन अगर हाजी हज्जन अलग अलग रहेंगे तो उनका प्लानिंग नहीं होगा और हज्जनों को जो है कि अपना ग्रुप बना के जाना पड़ेगा और हाजियों को अपना ग्रुप बना के जाना पड़ेगा। तो सब मर्द भी ऐसे नहीं होते हैं कि विदाउट सपोर्ट जो है कि वो जा सके, और सब औरतें भी ऐसी नहीं होती है पढ़ी लिखी की जो है कि विदाउट सपोर्ट दूसरों के साथ जा सके। और अपने घर के लोग जो रहते हैं, फैमिली जो रहती है, उनकी बात ही अलग है, उनके साथ आदमी अपना दुख दर्द जो है कि शेयर कर सकता है, लेकिन दूसरों के साथ इतना खुल के नहीं कर सकता है। और मेरा एक तजुर्बा है और जो हाजी हज करके आए हैं पिछले सालों में, वो मेरे इस तजुर्बे से इंशाअल्लाह जो है कि इत्तेफाक रखेंगे कि सिर्फ 5 दिनों के लिए हज्जनों को और हाजियों को अलग अलग खेमों में रखा जाता था हज के दौरान, अलमसायर में, मतलब मीना, मुजदलफा और अरफात में। तो भी काफी हाजियों को ये तकलीफ होती थी, बार बार हज्जनों के खेमे में जो है हाजियों का जाना और बार बार हज्जनों को जो है कि हाजियों को बुलाने के लिए मर्दों के खेमे में, हाजियों के खेमे में आना, ये मसला होता रहता था सिर्फ 5 दिनों में। उसमें भी जो है कि 3 दिन में ही एहराम जो है कि उतर जाते हैं। तो ये मामले में भी जो है कि इतने 5 दिनों के लिए भी लोग नहीं रह सकते थे। तो 45 दिन किस तरह से लोग अलग अलग रहेंगे और जिनको आदत नहीं है। और उसके बाद ये भी है कि कुछ लोगों का कल्चर ऐसा होता है कि जो पर्दे का इतना मतलब उनके यहाँ एहतमाम नहीं है इंडिया में रहते हुए। जैसे हाई सोसाइटीज में लोग रहते हैं और कई ऐसा गांव वगैरह में रहते हैं, तो इतना पर्दे का उनका एहतमाम उन्होंने पहले किया नहीं होता है कभी। तो उस हिसाब से भी वो जो है कि इस चीज को, तो उस हिसाब से भी ऐसे लोग जिनको पर्दे की कम आदत है या सेपरेट अलग अलग रहने की कम आदत है, वो भी जो है कि इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, वहां भी इनको
तकलीफ होगी। इसके अलावा जो है कि मियाँ बीवी के जो मामलात रहते हैं, जो है कि जिससे कि सभी को मालूम है कि एक दूसरे को जरूरत रहती है साथ रहने की, तो जब एक रूम में वो रहते थे तो कभी कोई दूसरा हाजी जो उनके साथ वाला है, वो लोग का कोई प्लान है, वो अगर वो सुबह उम्रा करने चले गए, तवाफ करने चले गए, तो दूसरे हाजी उस टाइम पे आराम कर लेते थे और अपना जो है कि प्राइवेसी वाला टाइम जो है कि उनको मिल जाता था। इस तरह से एडजस्टमेंट दोनों हाजी, तीनों हाजी जो है कि जो ग्रुप्स रहते थे कर लेते थे अपने हिसाब से, और एक दूसरे का मतलब ख्याल भी रखते थे। तो ये चीज भी अब पॉसिबल नहीं होगा। 40-45 दिन, चाहे यंग एज हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, उनको जो है कि अपने अपने जो है कि पार्टनर से अलग ही रहना है। ये एक बड़ी समस्या है। ये भी आइडियली जो बात करेंगे आदर्श रूप से, वो ये जरूर बोलेंगे कि आप हज करने गए हैं तो आप ये सब चीजों में ना पड़े, लेकिन ये इंसानियत का तकाजा है, प्रैक्टिकली इतना फिट नहीं है। जैसा कि लोगों ने पहले देखा हुआ है कि सिर्फ 5 दिन जो हज के अलग रहना पड़ता है, उसमें भी हाजी हज्जन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं दूरी, और कभी कभी कुर्बानी करने के बाद जैसे ही नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमको अभी तवाफ़े जियारत करना है और हम एक दूसरे पे हलाल नहीं है, और वो जो है कि अजीजिया के रूप में आ जाते हैं और फिर दम दे के जाना पड़ता है उनको। तो ये भी एक मसला है, और ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। इसको जो है कि स्ट्राइक आउट नहीं किया जा सकता, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हाजियों को हज्जनों के रूम में जाने का मनाही है और हज्जनों को हाजियों के रूम में जाने का मनाही है, ये भी प्रैक्टिकली फिट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा करके केसेस में 2 ही लोग साथ में जाते हैं, और हाजी और हज्जन पैसे के हिसाब से और मामलात के हिसाब से पूरी फैमिली नहीं जाती है, 2 ही लोग साथ में जाते हैं। तो वो जो है कि हर किसी बात के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, दवाइयों के लिए, साथ में जो है कि बाहर निकलने के लिए बार बार एक दूसरे को बुलाना पड़ेगा। और सब हाजी हज्जन इतना जो है कि टेक सेवी नहीं होते हैं कि हरदम एक दूसरे को कॉल करके बात करेंगे, तो उसमें भी हाजी हज्जन जो है कि एक दूसरे के पास आते जाते रहेंगे। और फिर जैसे कि जब एक रूम में 4 लोगों से 3 लोगों से पर्दा करना था, तो अब अगर एक रूम में 10 मर्द हैं तो उनसे पर्दा करने का मसला आ जाएगा, या एक रूम में 10 औरतें हैं तो जब कोई मर्द वहां पे अपनी बीवी से मिलने के लिए आएगा या बात करने के लिए आएगा, तो अगर वो दरवाजे पे खड़ा होगा तो सारे जो है कि 10 की 10 औरतों के लिए पर्दे का मसला वहां पे खड़ा हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्लाह के बंदे जो इसको बहुत अच्छे तरीके से पालन करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने पहले से डिमांड की थी कि वहां पे जो है कि पर्दे का इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं फितरत के, उनके जो मिजाज में ऐसा होता है कि वो चले गए हज्जन के रूम में, अपनी हज्जन से बतलाते बतलाते फिर वहां खड़े रह गए और वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो बाकी हज्जनों के लिए मुसीबत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। और हज्जनों का भी ये बहुत सारा आदत रहता है कि अपना हस्बैंड है तो वो क्या करेंगी, अरे आइए ना, क्या तकलीफ है, जो है कि कोई इशू नहीं है। अब उनका आपस में सब औरतों से अच्छा बन गया है, तो औरतें भी ज्यादा उनको जो है कि मना नहीं कर पाएंगी। फिर कभी कभी वो जाके वहां बैठने लगेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मीना मुजदलफा के जो खेमों में ये चीज देखी हुई है। मीना के खेमों में स्पेशली ये चीज देखा गया है कि जो है कि कुछ कुछ मर्द जो होते हैं वो औरतों के खेमे में जाके बैठने लगते हैं दूसरे दिन से ही, या औरतें बार बार जो है कि मर्दों के खेमे में आती हैं। अब 70 लोग उसमें एक खेमे में लेटे बैठे हुए हैं मर्द लोग, और एक औरत आ रही है, वो भी तकलीफ है। उसी तरह से 70 औरतें जो है कि एक खेमे में अपने हिसाब से लेटी बैठी है, क्योंकि सब के सब वहाँ पे औरतें हैं, किसी से पर्दा करने की उनको खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी वहाँ पे पर्दा खोल के अपनी वाइफ को बुलाने आता है जो कि दूसरे कोने पे है, तो वो जो गेट के पास से जो औरत है वहां से लेके दूसरे कोने तक सारी औरतों के लिए मसला हो जाता है। सबको अपना जो है कि अपने आप को ढकना रहता है, लेटी बैठी है, संभालना पड़ता है, कपड़े वगैरह सही करने पड़ते हैं, जो कि नामुनासिब पोजीशन नहीं रहती है, लेकिन उनको नामहरम मर्द के सामने तो उनको अपने आप को जो है कि पर्दा करना पड़ता है। तो ये भी मामला हो जाते हैं, और ये होंगे क्योंकि ये आदमियों की, इंसानों की फितरत है। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है अलग अलग रूम में लोगों को रखने के लिए, औरतों को और मर्दों को, जिससे पर्दे का इंतजाम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, काबिले इस्तकबाल है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। यहाँ पे जो है कि जो डिमांड हाजी कर रहे थे, वो हाजी इस चीज की डिमांड नहीं कर रहे थे कि आप उनको ही सेपरेट कर दो, उनकी फैमिलीज को। उनकी डिमांड ये थी कि आप जो है कि सबको सेपरेट सेपरेट फैमिली वाइज जो है कि रूम कवर वाइज दे दो, कि एक कवर के लोग एक रूम में रहें, तो जिससे कि
वो 4 लोग 5 लोग जो है वो फैमिली अच्छे से रहे, दूसरा कोई बंदा वहां पे उनके साथ में नहीं इंक्लूड होना चाहिए, नहीं जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। एक्चुअल जो डिमांड थी वो ये थी। लेकिन जो हज कमेटी ये सोल्यूशन लेके आई है, ये सोल्यूशन सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा है। और हज कमेटी की जो परेशानियां वो ये है कि सबको अलग अलग तरीके का रूम देना, 3 लोगों जो 3 लोग जाएंगे उनको 3 वाला रूम देना, जो 5 लोग जाएंगे उनको 5 वाला रूम देना, जो 2 लोग जाएंगे उनको 2 वाला रूम देना उनके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये होटल्स नहीं, ये बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स में 4 से लेके 10 बेड तक के बड़े बड़े रूम हैं वहां पे। तो और जो हज के लिए एप्लीकेशन किए जाए उनका सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि 2 वाले कितने कबर है, 4 वाले कितने कबर है, 3 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने कबर हैं। तो इस तरीके से जो है कि हज कमेटी के हाथ में अभी नहीं है। और फिर उस हिसाब से जाके बिल्डिंगों को जो है कि फाइनलाइज करना कि हमको जो है कि इस बिल्डिंग में 10 वाले 2 रूम चाहिए और 5 वाले 2 रूम चाहिए, 8 वाले 2 रूम चाहिए, 2 वाले 2 रूम चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हज कमेटी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगी कि आपको जो है कि तो हज कमेटी जो है कि ये चीज मैनेज नहीं कर पाएगी, या कोई भी हज कमेटी ये चीज मैनेज नहीं कर पाएगी कि आपको आपके कवर साइज के हिसाब से रूम दिया जाए, अलॉट किया जाए, क्योंकि रूम के साइजेज वहाँ पे अलग अलग रहते हैं। ज्यादा करके वहाँ पे बड़े रूम ही रहते हैं। 2 वाले रूम तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, किसी बिल्डिंग में होंगे तो होंगे, नहीं तो 2 से बड़े ही रूम रहते हैं। इसीलिए हाजियों को जो है कि मर्ज किया जाता है। और उसमें जो है कि ये भी ऑप्शन रहता है कि आप जो है कि अपने जान पहचान वालों के साथ कवर भी क्लब कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, जिससे आप एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जान पहचान वाला कोई होना चाहिए। जो लोग कवर क्लबिंग का जो है कि ऑप्शन नहीं लेते हैं, रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं, उनको हज कमेटी रैंडमली अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए डिजिटली जो है कि सेलेक्ट कर लेती है। वो जो है कि कंप्यूटर जिन लोगों को मैच करके मिक्स कर देता है, उनको एक जो है कि रूम में रहना होता है। तो हज कमेटी के लिए भी ये परेशानी है कि वो जो है कि अलग अलग रूम, अलग अलग साइजेस के रूम प्रोवाइड नहीं कर सकती इतना परफेक्टली। उसके लिए फिर उनको जो बिल्डिंग का साइज है, जो मतलब जैसे कि आज अगर उन लोगों को 10 बिल्डिंग हायर करना है तो उनको 15 बिल्डिंग हायर करना पड़ेगी, और हर बिल्डिंग में कुछ रूम खाली रहेंगे, वैकेंट रहेंगे, क्योंकि वो साइज की फैमिली नहीं होगी। या तो फिर नहीं तो फिर 2 या 4 या 5 मेंबर वाला जो कवर होगा, जो फैमिली होगी, उसको फिर 10 वाला रूम देना पड़ेगा। तो फिर वो अकोमोडेशन का पैसा एक्स्ट्रा जाएगा। तो फिर या तो वो हाजियों पे आएगा। और हज कमेटी का जो सिस्टम है वो एज इट इज वाला सिस्टम है। नॉन प्रॉफिट जो है कि एंटाइटी है, वो आपसे जो पैसा लेती है वो वहां हज के लिए लगा देती है। उससे वो प्रॉफिट ना अपने जेब से लगाती है और ना आपसे फायदा उठाती है, ना उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है। वो इस तरह का जो है कि संस्था है। इसीलिए जो फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट जो होता है इंस्टॉलमेंट, वो सब कुछ होने के बाद, फ्लाइट का फाइनल होने के बाद, एकोमोडेशन का फाइनल होने के बाद, मॉलिम का फाइनल होने के बाद, सब कुछ फाइनल होने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का फाइनल होने के बाद ही वो फाइनल किया जाता है कि एग्जैक्टली कितने रुपए का जो है कि इसमें खर्चा आएगा, और वही खर्चा जोड़ के आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट दे दिया जाता है। तो हज कमेटी जो है कि ना तो आपसे प्रॉफिट कमाती है और ना अपने जेब से कुछ लगाती है। वो एज इट इज जैसा आपसे लेती है वैसा वो आगे फॉरवर्ड कर देती है, वो खर्चे सब लोग को दे देती है। तो इसलिए हज कमेटी जो है कि किसी को बड़ा रूम दे दे, किसी को छोटा रूम दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। या तो फिर उसी हिसाब से फिर कवर वाइज जो है कि फिर रूम के जो खर्चे होंगे उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी हाजियों में। अभी ही जो एम्बार्केशन पॉइंट वाइज जो खर्चे कम ज्यादा होते हैं उससे भी बहुत तकलीफ होती है। हाजी उसका कंप्लेन करते रहते हैं कि मुंबई से कम लगता है, दिल्ली से कम लगता है, लेकिन बेंगलोर से ज्यादा लगता है, हैदराबाद से ज्यादा रहता है, गया से बहुत ज्यादा लगता है। तो वो जो है कि फ्लाइट का जो चार्ज अलग अलग एयरपोर्ट से होता है उसके हिसाब से जो है कि वो पैसा लिया जाता है, इसके लिए चार्जेस अलग अलग रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हज कमेटी रूम के हिसाब से भी चार्जेस लेने लगे तो हर कवर का अमाउंट अलग अलग होगा, यूनिफाइड नहीं होगा। अभी तो कम से कम एक एयरपोर्ट वालों का जो अमाउंट होता है वो यूनिफाइड होता है, कि मतलब एक जैसा ही होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर जो है कि रूम के हिसाब से भी पैसा हज कमेटी लेने लगेगी तो हर आदमी का अमाउंट अलग अलग होगा। इससे और बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है कि अफरा तफरी मच जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो हज कमेटी की अकोमोडेशन पॉलिसी, औरत और मर्द को अलग अलग रखने के लिए, पर्दे का इंतजाम करने के लिए,
इसके बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, वो जो है कि आप जल्द से जल्द हज कमेटी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ceo.hajcommittee@nic.in पे जो है कि आप अपने मेल भेजें, अपनी राय बताएं कि आपको ये पॉलिसी पसंद है कि नहीं पसंद है। जैसे हज का जमाना नजदीक आ जाएगा ये पॉलिसी जो है कि अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपको पॉलिसी नहीं चाहिए तो भी आप जो है कि अपना विरोध दर्ज कराएं ईमेल के जरिए, फोन के जरिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों को डायरेक्टली जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।